तो इक्वेशन देखिए, किसी रिजिड सपोर्ट से सीलिंग से वाया थ्रेड वी सस्पेंड अ बॉडी ऑफ मास 6 kg। ठीक है, कल आपको बात बताई थी एक्शन रिएक्शन की। ये बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है बिकॉज इट्स वेट W इक्वल टू 60 न्यूटन, इट्स वेट इज डाउनवर्ड। G की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानी है, तो W इक्वल टू मैंने 60 न्यूटन लिखा है। सही बात है? यस सर। समझ गए ना, क्योंकि W इक्वल टू होता है mg, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। तो G की वैल्यू अगर 10 है तो ये है। ठीक है, टेंशन होगा अपोजिट डायरेक्शन, दैट टेंशन है T1, इनिशियली टेंशन। बड़े लेट तक आते हैं बच्चे। यस, ओके। अब इंटरेस्टिंग बात, ये जो सिस्टम है इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया गया है ना। केस 1 आप देख रहे हैं, डायग्राम 1। सेकंड केस क्या है, सेम जो सिस्टम है इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स ने सिस्टम को कुछ ऐसा कर दिया है ना। और दिस इज आवर 6 kg बॉक्स, 6 kg बॉडी, 6 kg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है इसकी वैल्यू आपको बताई जा रही है, गिवन है 15 न्यूटन। बॉडी का जो वेट होता है वो तो अभी भी है 60 न्यूटन, 6 kg। इसलिए आपको बताना है ये जो थ्रेड है जिसमें टेंशन अब थोड़ा चेंज हो गया होगा, लेट T2, ये जो टेंशन, ये जो थ्रेड है ये वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है और T2 कितना न्यूटन होगा, है ना। तो दो डायग्राम आप बना लें, डायग्राम पर बेस्ड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करें, डायग्राम हो जाए तो बताना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड T1। थीटा की वैल्यू पता करनी है और T1 की वैल्यू पता करनी है। थीटा एंगल है, T1 सर टेंशन है, टेंशन इज द फोर्स। यस, बोलिए। सर ये T1 और T2 अलग अलग है क्या सर? हाँ, T1 और T2 अलग अलग हैं। जब ये वाली कंडीशन है तो यहाँ दो ही फोर्स है, ध्यान दें आप, ध्यान दे रहे हैं। W है वेट, T1 है टेंशन। और इस केस में आपको बताऊं T1 कितना है, 60 न्यूटन है। T1 किसको बैलेंस कर लेता है, W को, इसलिए बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, F नेट क्या 0। हो जाता है, 0। तो फर्स्ट केस तो आपको बस बता दिया कि ऐसा कुछ था, मेन तो क्या है सेकंड, ऐसा कुछ था। अब मेन तो क्या है सेकंड। जैसे ही बॉडी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, आप खुद सोच लो ना, ऐसा आप अगर कोई बॉडी सस्पेंडेड है, आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेंगे तो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी जैसे आपको दिख रही है सेकंड डायग्राम, है ना। जो थ्रेड है जिससे वो सस्पेंडेड है उसमें इंक्लिनेशन आ जाएगा, वो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगी। वो एंगल क्या होगा और T2 क्या होगा हम पता लगाते हैं, है ना। स्टार्ट करेंगे इस सॉल्यूशन। यस क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन मतलब आपको फोर्स देखना है कि वेट डाउनवर्ड होता है, आपको पता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ने सब कुछ सिस्टम चेंज कर दिया, इस F इक्वल टू 50 न्यूटन में किया है सब कुछ सिस्टम चेंज। पहले ऐसा था जब F नहीं था, अब सिस्टम चेंज हो गया है 50 न्यूटन में जो कि हॉरिजॉन्टल में है। तो गाइस आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, है ना, कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। ये मैंने एक लाइन बना दी इस डायरेक्शन में और एक लाइन मैंने बना दी इस डायरेक्शन। तो किसके कंपोनेंट,
किसके कंपोनेंट फाइंड किए जाते हैं, जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो। जैसे W को देखिए गाइस, W हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल है। और वर्टिकल, वर्टिकल में भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड, W वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। F कैसा है? कैपिटल F हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली राइट साइड में। T2 को देखें आप, टेंशन T2 को देखें ना, ये वर्टिकल है। एक मिनट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको थीटा पता करना है, T1 पता नहीं करना, T2 पता करना है। तो T1 तो मैंने आपको बता ही दिया, T2 पता करना है। सेकंड केस में जो टेंशन है वो T2 है और वो ही पता करना। हाँ, तो हमने देखा T2 ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो मैं यही कह रहा था कंपोनेंट जो हम फाइंड करते हैं वो किसके करते हैं, उस फोर्स के या उस वेक्टर के जो ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल। तो T2 के कंपोनेंट पता कर सकते हैं। बताइए ये एंगल कितना होगा? सर थीटा। थीटा सर, थीटा। बिल्कुल सही। आपको पता है दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल सेम ही होते हैं। तो दिस थीटा सेम होने का रीजन अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। अब वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट बताओ T2 का, डायरेक्शन तो दिख रही है आपको, जहां से सस्पेंडेड है पॉइंट उसकी तरफ। तो ये हो गया T2 कॉस थीटा। आपको समझा रखा है कि कोई वेक्टर, कोई फोर्स जहां से एंगल बनाना स्टार्ट करता है उस डायरेक्शन में कॉस आता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। तो ये है कंपोनेंट T2 cos थीटा, T1 T2 cos थीटा, T2 sin थीटा। तो आपको क्वेश्चन डायग्राम से अब ये आंसर डायग्राम बना लेना है। क्वेश्चन डायग्राम में ही आप ये काम कर सकते हैं। चलिए, इसकी तो जरूरत नहीं है, हमें T2 पता करना है, हमें थीटा पता करना है। तो स्टार्ट करें। यस सर। मैंने ये क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाकर दे दिया। इन जनरल एग्जाम में ये लैंग्वेज में आता है। कैसे लैंग्वेज में आता है? आपको कह देंगे अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज सस्पेंडेड थ्रू अ थ्रेड, इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, ठीक है। When a horizontal force of 50 Newton is applied on the body, then the string makes theta angle with vertical direction. Find the angle and tension in the string. ये पूरा क्वेश्चन हो गया लैंग्वेज, बट हमने डायग्राम बना दिया। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड थीटा एंड T2। आपको दिख रहा है फोर्स है हॉरिजॉन्टल। चलिए स्टार्ट करें गाइस। डायग्राम का काम हो गया? यस सर। डायग्राम का काम हो गया। एक्चुअल में कल आपको एक टॉपिक करवाया था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम करवाया था, ठीक है। आप मुझे बताइए इस 6 kg के बॉक्स पर कितने फोर्स हैं, फटाफट बताओ। एक्चुअल में कितने फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर? 3 थ्री है ना, जो भी 3 बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। 3 कौन कौन से? सबसे पहले वेट, इसको लिख दिया था। उसके बाद T2 स्ट्रिंग में टेंशन है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये 3 है। इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं। सही बात? W F T2, और जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है वो है T2। T2 ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, तो हमने इसके कंपोनेंट निकाल दिए। अब अगर इक्विलिब्रियम है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान रखें वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम। तो डायग्राम आपने बना लिया। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम हर डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल में भी। बोलिए सर। स्क्रीन ब्लर आ रही है, थोड़ी सी ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लर। आपके कल भी प्रॉब्लम आ रही थी विशाल, आज तो इधर परफेक्ट चल रहा है। कुछ गड़बड़ है, देखो कुछ फर्क पड़ा आपके उधर? ओके सर।
देख लेना आपको। तो मैंने कहा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फिर दोनों डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए फ्रॉम इक्विलिब्रियम in horizontal direction, from equilibrium in horizontal direction। अब देख लें इधर मैं लिख रहा हूं T2 sin थीटा इक्वल टू F, समझे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, एक तो F और एक T2 sin थीटा, है ना। T2 का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, T2 sin थीटा। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब T2 sin थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, F को, या F किसको बैलेंस कर लेगा, T2 sin थीटा को। अगर दोनों में से कोई भी ज्यादा हो तो उस डायरेक्शन में मोशन होने लग जाएगा जैसे भी, बट नहीं, इक्विलिब्रियम है इसका मतलब इक्वल है। इक्वेशन चलिए, तो T2 sin थीटा इक्वल टू 50, इक्वेशन 1 जल्दी कीजिए। ओके, मुझे बताइए यहाँ ऊपर क्या लिखा है आपने। फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के बाद लिखना है आपको फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो T2 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, W वेट, है ना। तो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट T2 cos थीटा। फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। तो आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, अगर किसी सिस्टम को आप सस्पेंड कर दे किसी थ्रेड से, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी फोर्स से उसको पुल करें और फिर किसी प्लेस पर आप फोर्स अप्लाई करके रुक जाएं, तो सिस्टम रुका हुआ दिखेगा, कोई मोशन नहीं दिखेगा। दैट मीन्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में है तो हर डायरेक्शन में होता है इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में। इसलिए हमने इक्वेशन 1 लिखा हॉरिजॉन्टल से। अब वर्टिकल से देखिए, T2 cos थीटा इक्वल टू 60, ट्रू। यस सर। यस सर। देखिए मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, अगर आपको दो अननोन क्वांटिटीज पता करनी हो तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अगर तीन अननोन क्वांटिटी पता करनी हो तो तीन होने चाहिए इक्वेशन। ये मैथमेटिक्स का रूल है। आई थिंक आपने 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऐसा कुछ पढ़ा हो। यस सर। तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये वो, है ना, बहुत सारे मेथड है, उनसे आप पता कर लेते हैं दोनों वेरिएबल। तो ये जो दो इक्वेशन अब आपके सामने दिख रही है, इसमें भी दो वेरिएबल, एक थीटा, वेरिएबल नहीं बोले, इसमें भी दो अननोन क्वांटिटी है, एक थीटा है और दूसरा है T2। तो कैसे पता करें दोनों को, तो बहुत सारे तरीके हैं। चलिए आगे लिखिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, on dividing equation 1 by equation 2 we get equal to 5 by 6, tan theta equal to 5 by 6। so theta equal to tan इनवर्स 5 by 6, पहला आंसर तो बड़ा फटाफट आ गया। पहला आंसर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5 by 6, है ना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, बट नहीं लगानी है, हमारी रेंज यहाँ तक है, हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स 5 by 6, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता है, लाइक tan इनवर्स 1 45 होता है, tan इनवर्स √3 60 डिग्री होता है, tan इनवर्स 1 by √3 30 डिग्री, इस तरह से। डन गाइस? यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए यस सर।
T2 कैसे पता करोगे? T2 कैसे पता करोगे? कोई तो बताओ। दोनों का सर स्क्वायर करके कर ना ऐड कम कर कर देंगे, देंगे। सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि आप ना बहुत पहले से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 1 तो अगर आप 1 को 2 को इक्वेशन 1 को 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तब आप T2 पता कर सकते हैं। तो करते हैं, लिखिए फर्स्ट आंसर के बाद लिखिए ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इधर कर देता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? LHS को LHS में ऐड करना, RHS को RHS में करते हैं। T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 500 प्लस 500 क्यों लिख रहे हैं? 2500 प्लस 3600। हाँ भाई, आपने भी यही किया होगा। यस सर। तो अंडर रूट करना पड़ेगा लास्ट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2500 करना था, एक जीरो बाकी रह गया। ओके, सम किया 6100। 6100। बिल्कुल ठीक है, 6100। तो T2 स्क्वायर इक्वल टू 6100, समझ गए ना? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो T2 इक्वल टू रूट ऑफ 6100। सो T2 इक्वल टू 10 रूट 61 न्यूटन। यहाँ तक ही करना है गाइस। 61 के बाद 00 दिख रहा है ना, इसका मतलब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा सिंगल जीरो। ट्रू। यस तो हमने एक बात समझी, दो अननोन क्वांटिटी को पता करने के लिए दो इक्वेशन होने चाहिए। एक बनाया आपने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम से। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप पहले किसको रिजॉल्व करेंगे? कंपोनेंट में किसको डिवाइड करेंगे? वो फोर्स जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो। उसके बाद आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स किस किस डायरेक्शन में है। तो लेफ्ट वाला राइट वाले को बैलेंस करेगा, अबाव वाला बिलो वाले को बैलेंस करेगा। दैट्स इट। तो इक्वेशन 1 2 ने हमारे दोनों काम कर दिए, थीटा को भी हमने गेन किया, T2 को भी। डन गाइस, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे? यस सर। यस सर। हो जाएंगे सर। यस, बोलिए। सर है ना, अगर थीटा की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखे तब भी तो T2 निकल सकता है ना? हाँ, कैसे मुझे भी बताओ। इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू रखने लायक नहीं है। हाँ, आप मुझे ये कहें कि tan थीटा के इस रेशो से sin थीटा पता लगाया जा सकता है। होता है ना एक ट्रायंगल, tan थीटा से हमेशा Yes, sir. ट्रायंगल बनता है। tan थीटा के इस रेशो से ट्रायंगल बनता है 5 6। अभी अंडर रूट कितना होगा? 61 आई थिंक। यस सर। तो tan थीटा के इस ट्रायंगल से आप sin थीटा पता कर सकते हैं, cos थीटा पता कर सकते हैं, और आपको T2 मिलेगा। क्या मिलेगा? जो अभी हमने पता किया यही मिलेगा। तो एक और मेथड अब बता ही देता हूँ, आधा तो हो ही गया ये। tan थीटा की हेल्प से sin थीटा आएगा, कितना आएगा? 5/√61। यस सर। आ गया 5/√61, यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में sin थीटा के प्लेस पर। आपको T2 यही मिलना चाहिए, मिलेगा क्या? यस सर। साइन थीटा की जो वैल्यू अभी अभी हमने tan थीटा की हेल्प से ट्रायंगल बना के पता की है, उसको इक्वेशन 1 में रख दें तो T2 वही मिलना चाहिए। हाँ, अगर किसी को साइन थीटा अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, कॉस थीटा ले लो। इस ट्रायंगल से कॉस थीटा दिखते हैं तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही बात। तो इस कॉस को अब कहाँ रखना पड़ेगा? इक्वेशन 2 में। वापस आपको T2 वही मिलेगा, है ना। तो फिजिक्स में बहुत सारी मैथ होती है और आपको पता है मैथमेटिक्स में
प्रूव करने के, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट इसमें जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, ये भी गलत नहीं है, परफेक्ट है, वो भी गलत नहीं है। यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर काम में लेना पड़ा, अंडर रूट कर, यहाँ पर आपको tan के रेशियो से ट्राइंगल बनाकर साइन कॉस पता करना पड़ा, या तो साइन या कॉस। डन गाइस, एक और Yes, मेथड sir. बता दीजिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम आपने पहले कभी सुना था, आज उसकी बात करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स के लिए सिंबल कैपिटल आई आप लिख लें। तो इम्पल्स क्या होती है? अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है क्या? इम्पल्स। गाइस स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. है ना, डेफिनेशन लर्न करनी होगी आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आगे आगे लिखिए। इट इज डिफाइंड बाय, it is defined by the product of mass, it is defined by the product of force. It is defined by the product of force and time interval. Product of force and time interval. सर एक बार रिपीट Full कर stop. दो ना। बिल्कुल फ्री, बहुत ही कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, एंड टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब दैट इज आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। इम्पल्स का एक फॉर्मूला है। इम्पल्स की यूनिट वही होती है जो लीनियर मोमेंटम की होती है, मोमेंटम की क्या? kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। एक दिन हमारा सर आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस गाइस, इम्पल्स की डेफिनेशन एक छोटा सा टॉपिक है, वो बात हो गई। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब ऑब्वियस सी बात है, फोर्स होगा तो किस पर होगा? किसी बॉडी पर होगा, तो किसी बॉडी पर फोर्स है लेट एक्स न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, लेट 10 न्यूटन फोर्स है, और हमने किसी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितने टाइम तक? लेट फॉर 1.5 सेकेंड। बहुत थोड़े से इंटरवल के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने कुछ इसको शिफ्ट करना था, हमें इस बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट करना था किसी टेबल पर, तो हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितने टाइम तक? 1.2 सेकेंड के लिए। तो इम्पल्स कितना होगा? साफ साफ पता लग 15 जाएगा, 15 15 kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड इम्पल्स होगा। चलिए, तो इम्पल्स की बात हो गई, वर्ड आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, INP लगा दें। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, थ्योरम भी यूजफुल है और इसके एप्लीकेशन भी यूजफुल है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो बताइए, वीडियो एक बार बता दो, सही चल रहा है ना अभी? तो सही है सर। Yes, यस sir. सर। सही है। ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए,
ये जो ऊपर फॉर्मूला है ना जिसपे अभी स्टार लगाया मैंने, हम इसको प्रूव करेंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम इस f इंटू डेल्टा टी को कह रहे हैं कि f इंटू डेल्टा टी इम्पल्स है और इसकी यूनिट वही है जो लीनियर मोमेंटम की होती है। तो हमें एक आइडिया लगता है यार इम्पल्स मोमेंटम के जैसा ही कुछ है, और इस आइडिया से हमने एक थ्योरम बनाई है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। उस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बताया जाएगा और उसको ही प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट। It states that the impulse of any force, it states that the impulse of any force, it states that the impulse of any force on any body, on any body is always equal to, is always equal to, is always equal to change in momentum, is always equal to change in momentum of the body. तो कंप्लीट हो गया क्या? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें, जो स्टॉप लगा दें, यस सर। है ना? तो हमने क्या कहा, अब इसको समझ भी लें। डायग्राम नहीं बनाना है आपको, हम इसको प्रूव करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे पहले। देखिए अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स लगाया आपने, है ना, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, डेल्टा टी टाइम तक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इम्पल्स कितना होगा, एफ इंटू डेल्टा टी होगा। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये इम्पल्स किसके इक्वल होगा, डेल्टा पी के इक्वल होगा। डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी क्या है, तो डेल्टा पी है चेंज इन, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और एफ इंटू डेल्टा टी क्या है, ठीक है ना, इम्पल्स, इम्पल्स। तो हम प्रूव करेंगे कैसा होता है। तो स्टेटमेंट तो आपने लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग आप लिखिए, दैट इज आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, स्टार लगाएं, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। आई मीन्स इम्पल्स, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम। तो किसी बॉडी पर किसी फोर्स के इम्पल्स की वैल्यू, किसी बॉडी पर फोर्स के इम्पल्स की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। अभी प्रूफ करेंगे। तो बताइए स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट? यस सर। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सभी ने लिख लिया। अब लिखिए नेक्स्ट, इसी के नीचे प्रूफ। अब इसका प्रूफ करते हैं, आई इक्वल टू डेल्टा पी होता भी है या नहीं होता है, प्रूफ करते हैं इसका, ठीक है। तो एक दो आपको थ्योरेटिकल लाइनें कुछ लिखनी होगी, तो लाइंस लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए कंसीडर अ बॉडी, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसको प्रूव करेंगे। देखिए कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, consider a body moving with initial velocity u. सर एक बार वापस बोलना। Consider a body moving with initial velocity u, moving with initial velocity u, full stop, full stop। देखिए after delta t time, after delta t time, after delta t time interval, पूरा लिखना, delta t time interval, its velocity becomes v, its velocity becomes v when a constant acceleration a
सर रिपीट करना प्लीज। है ना। हमने लिखा आफ्टर डेल्टा टी टाइम इंटरवल its velocity becomes v. Its velocity becomes v. It's for the body which initially moving with velocity u. तो कोई बॉडी है वो u वेलोसिटी से तो मोशन कर रही है, बट उसकी वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम के बाद v हो जाती है। when आगे लिखिए when we apply a constant acceleration a on the body. When we apply a constant acceleration a on the body, तो अगर बॉडी पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई कर दें तो हमने कहा बॉडी का टाइम डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। यहाँ तक लिख दिया। ये कुछ हमें स्टार्टिंग में लिखना था, बताइए। यस सर। कंडीशन समझ गए? ये बहुत ऑर्डिनरी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम कहते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन, इन चारों को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। है ना। बस टी के प्लेस पर हमने डेल्टा टी लिखा है, टाइम इंटरवल, छोटा सा टाइम इंटरवल। तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equal to u plus at। अब मैंने at नहीं लिखा, ध्यान दें, जितना टाइम इंटरवल है उतना ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो v equal to u plus डेल्टा टी। तो टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी। अगर कंप्लीट टाइम होता है तो हम t लिख देते हैं। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए a डेल्टा टी इक्वल टू v माइनस यू। पहले देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? नो सर। देखो सही बात है ना। v माइनस यू क्या होगा? at। v माइनस यू क्या होगा? at। अब वो at नहीं है, वो है a डेल्टा टी। हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके। अब मुझे लग रहा है कि v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, चलिए तो इस इक्वेशन को हम प्रोडक्ट करते हैं मास से, इसके मास से, उस बॉडी के मास से जिस पर एक्सेलरेशन अप्लाई किया। देखिए बाय मल्टीप्लाइंग, लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय mass of the body, on multiplying both side by mass of the body, ma delta t equal to m v minus u, on multiplying both side by mass of the body। तो m मान लिया हमने mass of the body। तो आप क्या सोच रहे हैं, हो गया हमारा काम? ये स्टार लगा हुआ बॉक्स आ जाएगा क्या? यस सर। बिल्कुल आ जाएगा। एम ए क्या होता है? फोर्स। तो नेक्स्ट स्टेप एम ए को लिखेंगे आप एफ, और डेल्टा टी तो है ही, तो आपको पता है ना ये क्या होता है? इम्पल्स होता है। और यहाँ पर एम और ये v माइनस यू को आप डेल्टा v लिख सकते हैं। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी। हाँ भाई, हो गए दोनों चेंज। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बिकॉज एम ए इक्वल टू एफ एंड v माइनस u इक्वल टू डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। बताइए, ठीक है? यस सर। यस सर। अब आप लास्ट बात लिखेंगे, f इंटू डेल्टा टी को I लिखेंगे, m इंटू डेल्टा v को डेल्टा p लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास होता है
चेंज इन मोमेंटम, हेंस प्रूव। तो हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को प्रूव कर दिया बहुत ही आसानी से। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखना टाइम इंटरवल लिया था डेल्टा टी। हो जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़ सकते हैं कुछ? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन करवाएं तो एक क्वेश्चन जैसे कल हमने एक्शन रिएक्शन की भी बात की थी। उससे पहले चलिए डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर और अच्छी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को जानते हैं आप? फ्रिक्शन सुना होगा आपने, सुना है वर्ड फ्रिक्शन? यस सर। कोई भी, हाँ, कोई भी दो सरफेस, कोई भी दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है और उनको म्यूचुअली रब करते हैं, या एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लिप करती है, तो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट जनरेट भी होता है। अब फ्रिक्शन होता क्या है? एक्चुअल में फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, अपोजिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक स्लोप है, स्लोप थोड़ा कम कर देते हैं, ए बी एक स्लोप है, ये एक फ्लोर है, फ्रिक्शनल सरफेस। इस पर मैंने एक बॉक्स रख दिया और मैं देख रहा हूँ ये बॉक्स स्टेशनरी कंडीशन में, उसका रीजन क्या है पता नहीं। तो उसका रीजन एक्चुअल में क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन दी टू सरफेसेस। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 100% ये स्लिप करता ना गाइस, डाउनवर्ड स्लिप यस करता, सर। ये स्लिप करता। ओके, तो आप में से कोई बता सकता है इस m मास की बॉडी पर अभी कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं? नाम बता सकते हैं उसका? दो फोर्स, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल और फोर्स, फ्रिक्शनल। मतलब आप कहना चाहते हैं वेट, ठीक है? यस सर। बस एक ही फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स भी कर रहा है सर। फ्रिक्शन। दो फोर्स और तीसरा कोई नहीं। और सर कल आपको याद है वो ग्रीन कलर के प्लेटफॉर्म पर डस्टर दिखाया था, ग्रीन कलर के प्लेटफॉर्म पर डस्टर को दिखाया था, और आपको कहा था यस दो सर। फोर्स होते हैं, एक होता है एक्शन फोर्स वेट, और यस सर। दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स ऑलवेज पेयर। यस तो आप रिएक्शन फोर्स को भूल जाए। रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ए बी जो सरफेस है ना, स्लोप दिख रहा है, ए बी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कौन? रिएक्शन फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हाँ, अब अगर कंपोनेंट की बात करें तो आर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा वेट को बैलेंस करता है, और एक होता है आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा इसको डाउनवर्ड लेकर आता है, इसको बॉडी को नीचे की तरफ लेकर आता है, थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आता है। हाँ, अब इसको बैलेंस कौन करता है? तो इसको बैलेंस करता है फ्रिक्शन फोर्स, थोड़ा रोकता है कौन? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, नीचे जाने से रोकता कौन है? एफएस, फ्रिक्शन फोर्स। तो अब फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। ये अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है? हाँ, फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे जिस बॉक्स को मैंने डायरेक्ट सरफेस पर रख दिया था, अब अगर मैं इसको एक प्लेटफॉर्म पर रखूं, और कौन सा प्लेटफॉर्म है? वी हैव अ ट्रॉली, एक व्हील है और ये दूसरा व्हील है, इसके ऊपर एक ट्रॉली है और इसके ऊपर रख दिया बॉक्स को। जैसे ही आपने व्हील ले ली, व्हील, फ्रिक्शन बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। अब क्या ये सिस्टम रुकेगा क्या? नो नो सर। सर।
ये बड़ा स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा। फ्रिक्शन बहुत नेग्लिजिबल है, वो अब रोक नहीं पाएगा इसको। वो जो मैं कह रहा था रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर आता है, वो इसको नीचे लेकर आए। चलिए, तो फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स होता है। एक फोर्स ही दूसरे फोर्स को बैलेंस कर सकता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, कभी कभी फोर्सेस को बैलेंस कर लेता है, रिएक्शन फोर्स को, वेट को, इस तरह से। चलिए, तो लिखिए फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फोर्स तो होता है, बट कैसा अपोजिंग? तो लिखना स्टार्ट कीजिए इसको इंपॉर्टेंट लगाकर। इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर। तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। कल आप लोगों से डेफिनेशन पूछेंगे, है ना? मैं नाम लेकर डेफिनेशन पूछूंगा। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play. Friction is an opposing force which comes into play when a body slip or ये टेंड टू स्लिप का मतलब क्या होगा? एक होता है टेंडेंसी, बस टेंड टू स्लिप मतलब वो स्लिप होने ही वाली है। अगर बॉडी किसी सरफेस पर स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन होगा, और बॉडी अगर स्लिप बस होने ही वाली है तब भी फ्रिक्शन होगा। तो हमने लिखा फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले when a body slip or tend to slip on, आगे लिखिए, on the surface of another body, on the surface of another body, on the surface of another body, full stop। तो एक बात तो पक्का हो जाए दिमाग में, फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। अब वो भी कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है। जैसे एक सरफेस है, उस पर एक बॉक्स कोई रखा हुआ है कांटेक्ट। तो बॉक्स का जो सबसे, है ना, बॉटम वाला सरफेस है वो ग्राउंड को कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट आप किसी, है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने बैग को कैरी कर रहे हैं, है ना, और व्हील जो है वो आपके व्हील टूट गए। अब आप ऐसे ही उसको, है ना, पुल करते जा रहे हैं। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फ्रिक्शन भी अपना काम कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। जब आपके व्हील अच्छे थे तो फ्रिक्शन बहुत कम था, आप बड़ा आसानी से ले जा रहे थे, और जब व्हील नहीं है तो फ्रिक्शन बहुत सारा है, फ्रिक्शन आपको परेशान कर रहा है। बात को समझ रहे हैं? मैं किसका रोल बता रहा हूँ? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन कब होता है? जब कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा होता है, और फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है कब? जब कांटेक्ट एरिया बहुत कम। हमारे जो ट्रॉली बैग्स होते हैं उनमें व्हील होते हैं, और व्हील के अंदर बॉल बियरिंग्स होते हैं, मेटल की रिंग्स होती है, और उसमें भी ऑयलिंग किया हुआ होता है। इतना सिस्टम बढ़िया कर देते हैं कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बस आप जिस डायरेक्शन में बॉडी को ले जाना चाहते हैं आप फटाफट ले जाते हैं। बट अगर ऐसा कुछ सिस्टम है कि बहुत सारा एरिया कांटेक्ट में है सरफेस के, तो बहुत सारा फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? अपोजिंग। आप जिस डायरेक्शन में बॉडी को ले जाना चाहते हैं, फ्रिक्शन उसको रोकना चाहता है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो गाइस फ्रिक्शन पर हम हमारी आज की क्लास को स्टॉप करें, ठीक है ना गाइस? इसके आगे कल पर यस सर। स्टूडेंट आप लर्न कर लेना। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. sir.